पढ़ेंगे क्लास 7 का 4th चैप्टर वायु। जानते हैं कि जो हमारा CO2 है गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, जो CO2 है वो पूरे वायुमंडल में फैल जाती है। ठीक है, और जब पूरे वायुमंडल में CO2 फैल जाती है पृथ्वी की विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी में रोककर, ठीक है, जो ऊष्मा है पहले वो पृथ्वी पर उसको रोकेगी। ठीक है, फिर एक ग्रीन हाउस गैस को एक इम्पैक्ट जो है, जो प्रभाव है उसको पैदा करती है, इसलिए ग्रीन हाउस गैस इसे कहते हैं। ठीक है, कार्बन डाई मैंने बोला जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वायुमंडल के में फैलकर पृथ्वी में विकिरित ऊष्मा को रोक लेती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर से सुनो, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो CO2 है, CO2 क्या करती है, जो विकिरित ऊष्मा है उसे CO2 रोक लेती है और ये पूरे वायुमंडल में फैला होता है। ठीक है, CO2। तो ये ग्रीन हाउस जब ऊष्मा रोकेगी तो ग्रीन हाउस गैस जो है पैदा करेगा, और ये ग्रीन हाउस गैस भी इसे कहते हैं। और इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती है, मतलब ग्रीन हाउस गैस अगर नहीं होगी तो धरती बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाएगी, इस पर रहना असंभव होता अगर ऐसा होता तो। किंतु जब कारखानों एवं कार के धुएं से वायुमंडल में इसका बढ़ता जो स्तर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तभी ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। इसे भूमंडलीय तापमान, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तापमान में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी में सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ पिघलती है, जिसके परिणाम समुद्र में जल स्तर में वृद्धि होती है, जिससे तटीय क्षेत्र में बाढ़ आ जाती है। दीर्घ अवधि में इसके कारण जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन हो जाता है, जिसके फलस्वरूप कुछ पौधे एवं पशु लुप्त हो जाते हैं। देखो यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी कि जो आपका CO2 है वो पूरे वायुमंडल में फैला हुआ है। ठीक है, अब होता क्या है कि जो सूर्य से आने वाली, ठीक है, सूर्य से आने वाली जो ऊर्जा होती है वो यहाँ आती है, तो इससे CO2 क्या करता है, रोक के रख लेता है। ठीक है, जो ग्रीन हाउस गैस का काम करती है, ग्रीन हाउस गैस का काम। ठीक है, लेकिन आजकल औद्योगिकरण इतना बढ़ चुका है कि तापमान में वृद्धि हो जाती है और उसके कारण जो ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है। ठीक है, इसके कारण जो है जानवर भी विलुप्त हो रहे हैं, पशु भी विलुप्त हो रहे हैं, पक्षी भी विलुप्त हो रहे हैं। चैप्टर में आते हैं। हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है। ठीक है, तो घनी चादर से घिरी हुई है हमारी जो है वायु है, हमारी पृथ्वी के चारों ओर जो वायु है, पृथ्वी के चारों ओर जो वायु है वो एक घनी चादर से घिरी हुई है। ओके, ठीक है, घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी की सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पे निर्भर है। हमारी पृथ्वी जो है चारों तरफ से वायुमंडल की एक घनी परत से घिरी हुई है। चादर जो है, घनी चादर जो है घिरी है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पे सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पे निर्भर है। ठीक है, जो जीवित जीव है वो वायुमंडल पर निर्भर है। यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है एवं सूर्य की किरणों में हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करता है। यदि सुरक्षा की यह चादर ना होती तो हम दिन में समय सूर्य की गर्मी से तप्त होकर जल सकते थे और रात के समय ठंड से जम कर रह सकते। अतः यह वायु राशि है जिसमें पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया गया है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट, हमारा जो वायुमंडल है, ठीक है, इसके कारण पृथ्वी में, ठीक है, एक घनी जो चादर है, घनी चादर उससे ढका हुआ है। अगर ये चादर ही नहीं होती तो वायु की घनी चादर, तो फिर हम क्या हो सकते थे, सूर्य के ताप के कारण हम जल सकते थे। ठीक है, वायु का संगठन। क्या आप जानते हैं कि जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं वास्तव में अनेक गैसों का मिश्रण होती है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जैसे दो गैस जिसमें वायुमंडल का सबसे बड़ा भाग होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एवं हाइड्रोजन कम मात्रा में पाई जाती है। इन गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण
हवा में मौजूद होते हैं। जैसे सबसे ज़्यादा है नाइट्रोजन, जिसका 78% है परसेंटेज, ऑक्सीजन का 21%, फिर ऑर्गन का 0.93, अन्य गैसेस 0.04% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। ठीक है, तो नाइट्रोजन 78% है, वहीं ऑक्सीजन 21% है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% एंड आर्गन 0.93% और अन्य सभी 0.04%। कार्बन डाइऑक्साइड यह पढ़ लिया था। इन गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी हवा में मौजूद होते हैं, जिसमें वायु के विभिन्न संगठनों में प्रतिशत दर्शाए गए हैं। ये दर्शाए हैं ना इसमें, जैसे हम भी बना सकते हैं, इसको बना के दिखाते हैं। सबसे पहले हम लेंगे एक वृत्त बड़ा सा, ठीक है। फिर हम लेंगे इसमें कुछ लाइंस, ठीक है, कुछ लाइंस लेंगे। जैसे सबसे पहले है ब्लू लाइन ले लेते हैं, ठीक है। फिर एक लाइन इधर को, ये है नाइट्रोजन का हो गया। एक ग्रीन ले लेते हैं, ये ऑक्सीजन का हो गया। एक पिंक ले लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, ठीक है। तो अब इसमें लिख लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले हाइड्रोजन 78% था, ऑक्सीजन 21% था, यह है नाइट्रोजन, ये है ऑक्सीजन O2, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, CO2 था, आर्गन था 0.93% और अन्य गैसें थी 0.04%। हमने भी बना के रखा था, तो ये अब याद हो गया होगा। नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाई जाती है। जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले सकते हैं और फिर उसे बाहर निकाल देते हैं, परंतु पौधे को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। वे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते। मृदा तथा कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर उसका स्वरूप बदल देते हैं, जिससे पौधों का प्रयोग कर सकते हैं। ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है। मनुष्य तथा पशु सांस लेने में वायु में ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। यदि हम वृक्ष काटते हैं तो यह संतुलन बिगड़ जाता है। कार्बन, यहाँ कह रहे हैं कि जो ऑक्सीजन में वायु की प्रचुरता वाली दूसरी गैस है, मनुष्य तथा पशु सांस लेने के लिए वायु के ऑक्सीजन पर निर्भर रहते हैं। पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनती है और वृक्ष हमें काटनी नहीं चाहिए, इससे जो है बैलेंस बिगड़ सकता है। CO2 अन्य महत्वपूर्ण गैस है। हमें पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, ऑक्सीजन वापस देते हैं। मनुष्य और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। मनुष्य तथा पशुओं द्वारा बाहर छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों का प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होता है। यहाँ कहा जा रहा है कि पशु और मनुष्य कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं और मनुष्य और पशुओं द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों का प्रयोग होने जाने वाली के बराबर है। जिस कार्बन डाइऑक्साइड में पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैसों के बराबर है, जिससे वह संतुलन बना रहता है। परंतु यह संतुलन कोयला, खनिज तेल आदि ईंधन को जलाने में गड़बड़ा जाता है। वे वायुमंडल में प्रतिवर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करते हैं। परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी के मौसम तथा जलवायु को प्रभावित करता है। जब वायु गर्म होती है तो फैलती है और हल्की होकर ऊपर उड़ती है।
जब वायु बहुत ज़्यादा गर्म होती है तो वो फैलेगी, ठीक है, और हल्की होकर ऊपर उड़ जाएगी, ठीक है। वायु जब बहुत ज़्यादा गर्म होती है, हल्की होती है और वह उड़कर ऊपर उड़ जाती है। ठंडी वायु सघन और भारी होती है, इसीलिए इसमें नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है। गर्म वायु के ऊपर उठने पे आसपास के क्षेत्रों में ठंडी वायु रिक्त स्थान को भरने के लिए वहां आ जाती है। इस प्रकार वायु चक्र चलता रहता है। ये कुछ आर्टिकल्स हैं जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए यहाँ पे लिखे गए थे। वायुमंडल की संरचना। हमारी वायुमंडल में 5 परतों सोममंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, वायुमंडल एवं बहिर्मंडल, सौरमंडल। यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। यहाँ पे ये चित्र है, ठीक है। ये जो दिख रहा है ये है वायुमंडल की परतें। सबसे पहले सौरमंडल। यहाँ जो है यहाँ पे मौसम की समस्त गतिविधियां होती हैं और यहाँ पे वायुयान को चलाया नहीं जा सकता। लेकिन सौर सीमा से ऊपर जो समताप मंडल है वहाँ पे हवाई जहाज चलाने के लिए उपयुक्त होती है। वो इससे पहले ये मान लो थोड़ा अच्छा सा बना देते हैं। ओके, तो ये हमने बना दिया है। सबसे पहले जो पहली लेयर होती है ये शोभ मंडल होती है, ठीक है। क्या होती है? शोभ मंडल। इसमें क्या होता है, समस्त जो है मौसमी घटनाएं होती हैं इसी के अंतर्गत, ठीक है। तो आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पे ये है शोभ मंडल। ओके, तो इसी शोभ मंडल में जो है आपका मौसम संबंधी समस्त घटनाएं होती हैं। फिर शोभ सीमा आती है, दिख रहा होगा आपको। यहाँ समताप मंडल पे जो है हवाई जहाज उड़ा सकते हैं, सौर मंडल में नहीं उड़ा सकते, ठीक है। यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है, ठीक है, क्योंकि मौसमी संबंधी घटनाएं इसी के अंतर्गत होती हैं। तो फिर जो है आपका यहाँ पे जो वायुमंडल की सबसे पहली परत भी होती है और सबसे महत्वपूर्ण परत, इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं, ठीक है। मौसम की लगभग सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा, ओलावर्षण इसी परत के अंदर होती है, ठीक है। समताप मंडल। सौर मंडल के ऊपर का भाग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक होती है। यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियां हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है। क्या होती है? इसके अंदर ओजोन गैस की परत होती है। यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों गैसों से हमारी रक्षा करती है। मध्यमंडल। यह वायुमंडल की तीसरी परत है। यह 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक होती है। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत से आने से जल जाते हैं। बाह्य वायुमंडल। बाह्य वायुमंडल लगभग बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता के साथ आयन मंडल इस परत का एक भाग है। 80 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई और रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग होता है। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर देती है। बाह्य मंडल। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत बाह्य मंडल है। यह वायु की पतली परत होती है, हल्की, जैसे हीलियम, हाइड्रोजन जैसे अंतरिक्ष में ये तैरती है, ठीक है। तो हमने एक बार पढ़ लिया था, एक बार मैं बता देती हूँ। सबसे जो आपकी पहली लेयर है वो आपकी शोभ मंडल है। वन ऐसे कर लो इसे, ठीक है। तो जो पहली लेयर है ये है आपकी शोभ मंडल, ठीक है। क्या है? ये जो पहली लेयर है इसको हम दूसरे कलर से कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है। देखो अब अलग अलग कलर ले लेते हैं, ठीक है। ये शोभ मंडल, ग्रीन वाला समताप मंडल, फिर ऑरेंज वाला, लाल वाला मध्य मंडल, फिर वायुमंडल,
और ये है भरीमंडल। ठीक है, तो कितने लेयर्स हो गए? 1 2 3 4 5 लेयर्स हो गए। ठीक है, तो जो सबसे पहला वाला है ये है शोभमंडल। ठीक है, ये है शोभमंडल। ओके, तो ये शोभमंडल है, कितने किलोमीटर था? 13 किलोमीटर। फिर ये वाला जो है सेकंड लेयर, ये है समताप मंडल जो है 50 किलोमीटर्स। फिर आगे आता है, ये होता है वायुमंडल 80 किलोमीटर तक। फिर लास्ट वाला होता है 80 से 400 किलोमीटर तक। ठीक है, तो आई होप आपको अब समझ आ गया होगा। ठीक है, अगर हम इसको और सफाई से बनाएं तो बना सकते हैं, क्योंकि कोशिश करने में क्या जाता है। ठीक है, ब्लैक कलर ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये बन रहा है। अब जो है कलर्स ले लेते हैं अलग अलग। सबसे पहला वाला है शोभमंडल। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाला है समताप मंडल। एक कलर और लेते हैं, मध्य मंडल। ठीक है, ओके, फिर लेते हैं भरीय मंडल, जिसे आयन मंडल भी कहते हैं। और लास्ट वाला हम लेंगे भरीय मंडल, ये वायुमंडल होता है। ठीक है, तो ये हो गया शो ये हो गया आपका शोभमंडल, ये समताप, ये मध्य, ये भरी, ये बाह्य, ये भरीमंडल। ठीक है, इसकी कितनी थी? 13 किलोमीटर। समताप मंडल की 50, मध्य मंडल की 80, जो है 80। फिर ये है 80 से 400। ठीक है, और ये फिर अंतरिक्ष वाला भाग आ जाता है पूरा। ओके, इस पे इसके यहाँ पे एक लेयर बनाते हैं जो कि सोप सीमा के ऊपर होती है। एक सोप सीमा, ये है सोप सीमा। ठीक है, तो ये बना लिया हमने। मौसम एवं जलवायु। क्या आज वर्षा होगी? क्या आज सिर्फ दिन साफ होगा और धूप निकलेगी? कितनी ही बार हमने क्रिकेटर प्रेमियों के मुंह से एक दिवसीय मैच के भविष्य पे अनुमान लगाते हुए होगा। यदि हम कल्पना करें कि हमारे हर एक रेडियो और मस्तिष्क उसके स्पीकर, तो मौसम वह है जो इसके नियंत्रण बटनों से छेड़छाड़ करता है। मौसम वायुमंडल के प्रत्येक घंटे या दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। आर्द्र एवं गर्म मौसम किसी भी चिड़चिड़ा बना सकता है। हवादार मौसम हमें आनंद देती है। हम घूमने के लिए योजना भी बना सकते हैं। मौसम नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलता है, किंतु दीर्घकाल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु बताता है। तो ये मौसम और जलवायु में अंतर पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, हमने बाकी यहाँ तक पढ़ लिया वायुमंडल की परतों तक। तो हमने क्या क्या पढ़ा? शोभमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयुमंडल, भूमंडल पढ़ा, जिसमें हमने ये पढ़ा कि परतों में ये शोभमंडल 13 किलोमीटर के अंदर आता है। और उसमें क्या होता है आपका, समस्त मौसम में संबंधित घटनाएं होती हैं। वहीं समताप मंडल जो है जहाज उड़ाने के लिए परफेक्ट है। और मध्य मंडल जो है आपका फिर आगे की उसमें आता है नेक्स्ट लेयर में।
ठीक है। और लास्ट में जो लेयर होती है ना भरी मंडल, उसमें संचार संबंधी तकनीकी ये सब कुछ हम देख सकते हैं। ठीक है।